प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज मजीद सज़ाएँ सुनाई गई हैं। कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जिनको पहले भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं, कुछ और मुकदमात में आज इनको दूसरे मुकदमात में मजीद सज़ाएँ सुना दी गई हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा शामिल हैं, जिसमें मियाँ महमूद रशीद हैं, जिसमें एजाज चौधरी हैं, आयशा भुट्टा हैं, उमर चीमा हैं। इनको 10-10 साल की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इसके अलावा आलिया हमजा, सनम जावेद, इनको 5-5 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। लाहौर के 2 मजीद मुकदमात में, अब 2 मुकदमात, इसमें एक शादमान में पुलिस की गाड़ी को जलाओ घराओ और थाने को जलाने का मुकदमा था, और एक मॉडल टाउन में मुकदमा था कि जहां पर उन्होंने जलाओ घेराव किया गया था राहत बेकरी के करीब। इनफैक्ट मॉडल टाउन वाले मामले में जहां पर एक सियासी जमात के दफ्तर को या नून लीग के दफ्तर को जलाया गया था, उसका फैसला भी आना बाकी है। तो राहत बेकरी के करीब जो एक जलाओ घेराव हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, उसमें और शादमान में, इसमें मजमूई तौर पर 42 लोगों ने अपना जो ट्रायल है वो फेस किया था, और इन 42 में से 25 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, 19 लोगों को बरी कर दिया गया है। 4 इश्तहारी थे और एक इसमें वफात पा गए थे, उस्मान वल्द रबनवाज, लेकिन 25 अफराद को इसमें सजाएं सुना दी गई हैं। अब ये फैसला आज कोट लखपत जेल में सुनाया गया, जिसको सुनने के लिए बताया गया कि मियाँ महमूद रशीद साहब हाजिर लगवा के पहले ही चले गए, फैसला उन्होंने सुना नहीं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कॉरिडोर में बैठे रहीं, और जब उनसे पूछा गया कि आप फैसला सुनने अंदर क्यों नहीं जा रही, उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि जो फैसला आना है इसलिए मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें एक बात शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से तो ज़रूर है कि चूँकि उनको पहले अदालत ने एक और अदालत ने ये कह दिया था, एक और मुकदमे में इनफैक्ट, कि वो साबित होता है कि कराची में मौजूद थे, लाहौर में मौजूद नहीं थे। चूँकि उनकी लाहौर में प्रेजेंस उस मुकदमे में साबित नहीं हुई थी, तो उसका फ़ायदा उनको बाकी लाहौर के मुकदमात में भी होगा, जिसमें ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश हो गया है कि वो तो उस दिन कराची में मौजूद थे, तो इसलिए उन्हें तो ये फ़ायदा हो रहा है। दूसरी तरफ एक इमरान खान के गार्ड थे हाफिज़ अरशद, उनके बारे में उनकी जमात का क्लेम है कि वो तो उस दिन इमरान खान के साथ थे, वो चूँकि गार्ड थे इमरान खान के, तो वो तो लाहौर में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उनको भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। बहरहाल अब ये सूरत हाल किधर जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को पहले सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जब वो गए हैं अदालत के पास रिलीफ लेने के लिए, हाई कोर्ट के पास, मसलन जरताज गुल साहबा हैं, वो जब लाहौर हाई कोर्ट के पास गई हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले सरेंडर करें आप, फिर अदालत से आपके सामने अपील रखें। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे आपको रिलीफ नहीं दिया जा सकता, आपकी अपील नहीं सुनी जा सकती। अब मसला ये है कि ये लोग जिनको सजाएं हुई हैं, ये अगर सरेंडर करने के लिए अदालत के पास जाते हैं तो क्या इस दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा, इसलिए, और अगर ये सरेंडर करने के लिए नहीं जाते तो और हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर ये फाइनलिटी अटेन कर लेगा, उसके नतीजे में फिर इनकी सीटें खाली होकर वहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आज नवाज शरीफ साहब ने मरी में एक बड़ी अहम मीटिंग भी किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी शरीक थे और जिसमें मरीम नवाज साहिबा भी शरीक थी, राना सनाउल्लाह साहब, साद रफ़ीक साहब, PMLN की क़यादत सर जोड़कर बैठी थी। वहाँ पर क्या कुछ होता रहा, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, PMLN के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब। और ऐन मुमकिन है कुछ अर्से के बाद ये फैसलाबाद से इलेक्शन भी लड़के असम्बली में आ रहे हों, तो फिर हम तारुफ कराया करेंगे कि राना एहसान अफजल साहब MNA हैं। तो वजीर तो वो पहले भी हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन की एक मरतबा से फिर वहाँ पर शुरू हो गया माहौल बनना। आज इस सिलसिले में एक मीटिंग भी हुई है, कुछ सुना है कि जो कुछ हलकों की टिकटों का फैसला भी या उस पर ज़ेर गौर भी रही है मामला मरी में, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह है, तो इस पर भी जानते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपको भी खुशामदीद। बैरिस्टर साहब आपसे ही शुरू करते हैं, ये सज़ाएँ हुई हैं आज 10-10 साल की मज़ीद सज़ाएँ, कुछ लोगों को 5-5 साल की सज़ाएँ हुई हैं, मजमूई तौर पर 25 लोगों को सज़ा हो गई, 19 लोग बरी हो गए। तो अगर ये विक्टिमाइजेशन है सर, तो आपके ख्याल में फिर जो लोग बरी हुए हैं वो कैसे हो गए, और जिनको सज़ाएँ हुई हैं इनको पहले भी इनमें से कुछ लोगों को पहले भी सज़ाएँ हो गई हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अब ये सारी सूरत हाल? शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत भी, क्या कमेंट है आपका? ये देखिए, जो लोग तो बरी हो गए उनको तो बड़ी खुशाइन बात है कि कुछ तो इंसाफ मिला, लेकिन ज़्यादातर जो है फैसले वो इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए और बिल्कुल बेबुनियाद केसेस पे उनको सज़ा दे दी गई।
जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में कहा, हमने अपीलें फाइल की हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ मुल्तान, कुछ पिंडी बेंच, कुछ लाहौर बेंच, प्रिंसिपल सीट हाई कोर्ट में। लेकिन इशू हमारे सामने ये जो आ रहा है दरपेश, जो पहले कभी नहीं आया, वो ये है कि बजाय ये कि अपील की समाअत हो और वहाँ हम सरेंडर करें आके और वहाँ अपनी बेल लें, वो पहले ही ऑब्जेक्शन लगा के तो केसेस समाअत के लिए नहीं फिक्स हो रहे जब तक आप सरेंडर ना करेंगे। उसका जो इफ़ेक्ट हो सकता है, उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है, वो ये है कि आप अपील से पहले ही आपको सज़ा के तौर पे अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक बड़ा अजीब इशू बना है जो पहले नहीं देखा गया। तो वैसे साहब आमतौर पे इसमें क्या क्या होता है, यानी आप कह रहे हैं कि सरेंडर किए बगैर आप अपील में जाकर इस पे स्टे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं? जी नहीं, देखें, कानून ये है कि आप अपील फाइल करें, अपील की जब समाअत होगी तो आप जज साहब के सामने सरेंडर करेंगे, ये तरीक़ेकार है। और फिर जज साहब की मर्जी है कि वो आपको बेल दें या ना दें। ये नहीं हो सकता कि आपकी अपील ना सुनी जाए और रजिस्ट्रार जो हैं वो फैसला कर दें कि आपकी अपील तब तक नहीं लगाई जाएगी, उसकी समाअत ही नहीं होगी जब तक आप सरेंडर ना करें। और तो आप वकील हैं ज़रताज गुल साहबा के केस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही हुआ है, यानी रजिस्ट्रार ने इतराज लगा दिया कि सरेंडर करें फिर अपील फिक्स होगी, यानी हेयरिंग नहीं हुई इस पे? जी, हेयरिंग ही नहीं हुई और यही फैसला हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप पहले सरेंडर करें फिर आपकी अपील की समाअत होगी। तो आपने तो पता नहीं मुहावरा सुना होगा जरूर कि यू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आप घोड़े को पीछे लगाएं और कहें कि अब आप कार्ट चलाओ। ये कैसे हो सकता है? आप घोड़ा तो सामने होगा तो कार्ट चलेगी। नहीं, या कार्ट से कहें कि वो घोड़े को चलाए, ये भी तो हो सकता है ना। कार्ट से कहें तो पहले आपकी अपील फिक्स होगी फिर आप सरेंडर करेंगे। लेकिन बहरहाल उल्टा हिसाब है इस वक्त, और ये हमें दरपेश है। आपने बड़ा सही बात की कि इसमें अब इशू यही आता है कि आप अरेस्ट हों या आप लिमिटेशन पीरियड ख़त्म करें। तो ये एक मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आपके खिलाफ सियासी मुकदमे तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अगर कानून की हुक्मरानी ना हो तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होती है। आप फेस कर लेते हैं प्रोसिक्यूशन, आप सामना कर लेते हैं गलत बेबुनियाद केसेस का, अगर आपका कानून की हुक्मरानी हो, क्योंकि आपको इंसाफ और जो कायम की तकाज़े हैं वो पूरे करते हुए आपको सज़ा ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब इस किस्म के मसले आगे आ जाए सामने तो आपको भी फिर काउंटर स्ट्रेटजी करनी पड़ती है। और फिर इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि फिर एहतजाज के अलावा आपके पास और कोई रास्ते नहीं रह जाते, क्योंकि अगर कानून के दरवाजे बंद हो जाएं, अगर जमहूरियत के दरवाजे बंद हो जाएं, कानून की हुक्मरानी ना हो, तो फिर एहतजाज आपको करना पड़ता है लोगों के हकूक़ के लिए। बिल्कुल सही है। इसमें अब आपने जैसा कि खुद भी कहा कि बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल डेवलप हो गई है। इरशाद भट्टी साहब, अब सूरत हाल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के सामने जिनको सजाएं हुई हैं 10-10 साल की, जिनको पहले भी हमने देखा ज़रताज गुल वगैरह, अब वो जो हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं तो हाई कोर्ट ये कहती है कि जी आप तो पहले सरेंडर करें फिर अपील सुनेंगे, और सरेंडर करने की कोशिश में ये पंजाब में दाखिल होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब दो ऑप्शन है, या तो वो गिरफ्तारी दे दें, 10 साल के लिए गिरफ्तार हो जाए, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा को 2 साल हो गए और बाकी लोगों को भी, या फिर यह है कि अपनी सियासत खत्म करें, आप अपनी सीट से हाथ धोएं, फिर आपको रिलीफ कोई नहीं मिलेगा, फिर आपकी हल्का खाली हो जाएगा। तो अभी ये सियासत कर रहे हैं, एमएनए तो है ना? नहीं, अभी भी बेचारे मुकदमे भुगत रहे हैं, पेश ही भुगत रहे हैं। आज इस अहम और पुरमगज़ मौजू पर बात करने से पहले, क्योंकि ये तो अब चलता ही रहेगा, आज अक़लीतों का दिन है। आज 3 दिन 78वीं सालगिरह है पाकिस्तान की, और 3 दिन रह गए। आज 11 अगस्त है, 14 को हम मेरा प्यारा पाकिस्तान जिसकी वजह से मैं हूँ, आज उसकी 78वीं सालगिरह होगी। अक़लीतों के दिन मैं 2-4 जुमले ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो बिलाशुबा अक़लीतों को उनके मिलने चाहिए हकूक़, जैसे कायद-ए-आज़म साहब ने फरमाया था और जैसे आइन में लिखा है, और उनको मज़ीद इज़्ज़त, मज़ीद रिस्पेक्ट, मज़ीद रोज़गार, मज़ीद उनके लोग असम्बलियों में आने चाहिए। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात नहीं कर सकते।
वहाँ हम डरा दिया जाता है, कभी तौहीन मज़हब, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उस पर थोड़ा सा माशरे में अवेयरनेस होनी चाहिए और उस पर थोड़ा सा आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो बड़ी अहम है कि आज एक अक़लियत ने अक्सरियत पे को एक कैप्चर है अक़लियत का। मिसाल के तौर पे ये जो चंद शाही ख़ानदान है, इन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है और चेहरे बदल बदल के पिछले ख़ास तौर पर 35-40 साल से जो हम पर हुक्मरानियाँ कर रहे हैं। अभी मैं आपने इंट्रो में कहा कि मरी में बड़ा अहम इजलास हुआ। मैं हैरान हूँ कि मरी में ऐसा कौन सा है कि ख़ास माहौल के जिसमें बड़े अहम इजलास होते हैं। एक तफरीह गाह है, घर हैं उनके बड़े बड़े, रिहाइश गाह, हाँ रिहाइश गाह हैं, वहाँ माहौल बड़ा, मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की हैं, तो वहाँ बड़ा इंजॉयबल वो करते हैं। आप अंदाज़ा करें जिस दिन सैलाब बारिशों में लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, उस वक्त भी वो मरी की तरफ ही गाड़ियाँ जा रही थी। तो ये जो अक़लियत जिसने हमें कैप्चर किया हुआ है कि आज मेरे हकूक़ बिलावल भुट्टो साहब जैसे हो सकते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जितने जोगा था मेहनत की। क्या हमारी आसफ़ा, हमारी बख्तावर, हमारी मरियम नवाज़ साहबा, आसफ़ा साहबा काबिल एहतराम हैं तीनों, बख्तावर साहबा जैसी हैं क्यों? क्या आज जो जिस मुल्क में हम सांस ले रहे हैं ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है? ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था? या ये क्या हमने आधा मुल्क तुड़वा कर कुछ नहीं सीखना? ये वो मुल्क है, हम वो बदनसीब कौम है कि एक तरफ फातिमा जनाब को हम मादरे मिल्लत कहते थे, दूसरी तरफ उन्हें कहा भारतीय एजेंट बनाया और धांधली से हरवाया। तो आज बड़ा सवाल है, 3 दिन पहले इस मुल्क की हैप्पी बर्थडे कहने को केक कटेंगे, बड़े बड़े पैगामात आएंगे, अहद होंगे बड़े बड़े, और 0/0 होगा। बड़ा सवाल है कि जो अक़लियत है वो कैसी है और जो अक्सरियत है वो कैसी है। कि अब आपको मुझे अच्छा अस्पताल है, अच्छा स्कूल है, थाने में हमारी इज़्ज़त है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, तो 78 सालों के बाद भी अगर हम वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे और लाखों लोगों ने जाने कुर्बान की, तो सोचने की बात है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया है वैसे राना साहब कि उनको तो अदालत में सरेंडर किए बगैर एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हुए भी राहदारी जमानत मिल गई थी, अदालत में जाना भी नहीं पड़ा था। वो लाहौर हाईकोर्ट लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे थे और फिर वहाँ से जो है वो मीनार पाकिस्तान चले गए थे, किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो यहाँ पर तो अभी बैरिस्टर जफर साहब कह रहे हैं कि हेयरिंग तो फिक्स करें ना, हेयरिंग फिक्स करेंगे तो सरेंडर भी हो जाएगा, हेयरिंग फिक्स नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये जो सज़ाएं हैं और अब आगे जो है इनको जो राइट ऑफ अपील है या सरेंडर पहले करना है, इसका बहुत सारा जो किसी हद तक तो अली ज़फ़र साहब ने ठीक फरमाया कि आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं और उस दौरान जो है वो यानी कि आपकी अपील फ़ाइल हो जाए और सरेंडर करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये जो सेवेरिटी ऑफ क्राइम होता है उस पर भी डिपेंडेंट होता है और कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होती है। जहाँ 10 साल की सज़ाएँ हों और एक्सट्रीम ऑफेंसेस पे सज़ाएँ हों तो वहाँ फिर ये रिक्वायरमेंट कोर्ट दरकार कर सकती है कि आप सरेंडर करें। ये कोर्ट, लेकिन ये तो रजिस्ट्रार की तरफ से, हाँ रजिस्ट्रार की तरफ से, तो रजिस्ट्रार के पास आप कह रहे हैं कि ये इख्तियार होता है कि अगर वो चाहें तो वो कहें कि चूंकि ये बहुत सिवियर किस्म की पनिशमेंट है, 10 साल की सजा है, तो इसलिए पहले सरेंडर करना, पहले सरेंडर करें और फिर जो है वो तो मेरे ख्याल से ये एक जो नौयत है। आप ये कानूनी नुक्ता समझा रहे हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ जो मुझे जो लगता है कि ये वजह है, ये यूं होना चाहिए। नहीं, ये वजह है मेरे ख्याल से, ये वजह है कि जो सेवेरिटी ऑफ क्राइम है वो उसके ऊपर फिर आप ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप सरेंडर पहले कर लें। आई कुड बी रॉन्ग, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल देखें बात ये है कि अगर वो सरेंडर कर भी लेते हैं और फिर अपनी अपील फाइल करते हैं तो मुमकिन तौर पे तब भी उनको जो है वो सस्पेंशन हो सकती है उनकी सज़ा की है, जो भी मामलात हैं। नहीं, तो उसमें खतरा ये है ना कि अगर आप पहले सरेंडर करते हैं फिर अपनी अपील फिक्स कराने के लिए, तो उसमें आपकी पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। पर जब एक दफा बंदा गिरफ्तार हो जाए तो फिर आपको पता है उसके लिए आसान तो नहीं रहता इन अदालतों से। तो जहाँ मेरे ख्याल से इसमें जो सेवेरिटी ऑफ क्राइम है उसकी उस वजह से जो है उनसे रिक्वायर किया जा रहा है कि आप सरेंडर पहले करें। सही है। तो सेवेरिटी जो है वो करप्शन का एक केस हो, क्या वो सवेयर नहीं होता सर? देखें, मतलब करप्शन भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है ना। देखें, फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होना और उसके ऊपर आप को गिल्टी डिक्लेयर होना, और ऑब्वियसली ट्रायल चले, अब आप जो मर्जी इस पे बहस करते रहें कि जी एविडेंस फलाना था या वो टेबल के नीचे था या ऊपर था, बहरहाल पाकिस्तान की अदालतें उन्होंने सज़ा सुनाई है और जैसे भी सुनाई, नहीं एविडेंस बेस्ड ही सुनाई होगी ना।
तो अजम्पशन तो यही है कि एक प्रॉपर ट्रायल चला है और उसके बाद उनको सज़ाएं हुई हैं, तो वो अब डेफिनेटली वो सज़ाएं जो है वो कम्यूट, अब वो उसको इम्प्लीमेंट आप करेंगे और फिर आप अपील करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसमें बैरिस्टर साहब ये जो कानूनी नुक्ता एक हमारे सामने नया आया है, आप अब इस पर क्या राय देंगे कि चूंकि ये जो जुर्म की नौयत है उसकी बुनियाद पर, ये चूंकि बहुत संगीन किस्म का ये जुर्म था, इसलिए आप इस केस को नवाज शरीफ साहब के उस केस के साथ मवाजना नहीं कर सकते जिसमें उन्हें अदालत में सरेंडर किए बगैर ये सहूलत मिली थी कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर आ जाएं और फिर उनको गिरफ्तार न किया जाए और बाद में वो अदालत में पेश होकर उनके केसेस ख़त्म हो गए। तो ये आपके ख्याल में ये नुक्ता इस तरह से, इसको जिस तरह से राणा साहब बयान कर रहे हैं, ऐसे ही होता है? ये देखें, इसका नवाज शरीफ साहब का केस भी छोड़ दें और ये 9 मई के केस की सिवियरिटी भी छोड़ दें, कत्ल से ज़्यादा बड़ी सिवियरिटी तो नहीं हो सकती किसी क्राइम की, किसी जान ले लेते हैं जी। बड़ा केस तो नहीं हो सकता। सबसे बड़ा, सबसे जो अहम केस है कत्ल का है, और कत्ल में अगर आपकी अगर सिवियरिटी की बात होती तो फिर किसी भी, कोई भी, हर कत्ल के मुकदमे की फिर पहले आप सरेंडर करते, फिर आपकी अपील लगती। तो ये जब आप पिछले 30 साल के, 40 साल के केस के प्रोसीजर्स को देख लें, सिवियरिटी का इशू नहीं है इसमें। इशू ये है कि आपने अगर आप नीचे सज़ा हो गई है, चाहे कत्ल के केस में क्यों ना हो, अगर आपको नीचे सज़ा हो गई है, आपका हक है अपील करना, क्योंकि अपील एक हक है। वो आपका निचली अदालत गलत कर सकती है गलती, और अपील का मकसद ही होता है कि गलती देखनी है हाई कोर्ट ने। तो फैसला यही किया गया है और जजमेंट्स भी यही हैं कि आप अपील दायर कर दें, बहस आपकी हेयरिंग से पहले आप सरेंडर करें, अदालत आप बेल दे सकती है, कन्विक्शन को सस्पेंड कर सकती है, सज़ा को मुअत्तल कर सकती है और आपकी समाअत कर सकती है, या आपको कह सकती है नहीं आपने सरेंडर किया, मैं आपको बेल नहीं देती, आप जेल जाएं जब तक मैं समाअत नहीं सुन रहा। लेकिन सुनने के बाद ही ये फैसला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि भाई आपको अपील ही का हक नहीं देना हमने जब तक कि आप सरेंडर ना करें, ताकि आप अरेस्ट हो जाए। वो तो आप ऑब्वियसली आपने अरेस्ट होना है। अगर आपके पास बेल नहीं है, अगर अदालत बेल सुनी नहीं रही, उसे पहले ही कह रही है कि आप सरेंडर करें, तो आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल हुई, आपने भी सिर्फ ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए पेश होना है। तो ये एक मंतक नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है या ऐसा कोई कानूनी निज़ाम हो सकता है। आपको हक तो कम से कम सुनाई का हक, यानी कि आप जाके पेश तो हो जाएं और अपनी अपील की सुनाई तो कर लें, चाहे जितना भी आपका संगीन हो। संगीन जुर्म नहीं होता, संगीन गवाही होती है कि अगर वाकई गवाही ने साबित कर दिया है कि संगीन जुर्म है, फिर आपको बेल मिलती है, नहीं मिलती। लेकिन आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि चूंकि संगीन जुर्म है इसलिए आपको हम सुनेंगे नहीं, आप सरेंडर करें और जेल में जाएं। सही है। तो ऐसे में बैरिस्टर साहब क्या फैसला करेंगे? जैसे आप जरदार गुल साहब हैं, तो अब वो क्या फैसला करेंगी कि अपनी गिरफ्तारी का रिस्क लेंगी या फिर वो अदरवाइज जाएंगी? देखिए, आप ये तो लीगल स्ट्रेटजी पे डिस्कशन हो रही है, लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि आपको सुनेंगे नहीं हम जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, इसकी तो ज़रूर ऊपर अपील सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए। अच्छा। ताकि जो भी कानून है वो कानून का फैसला हो और फिर पूरी कौम पे लगे। फिर ये ना हो कि कल को एक नवाज शरीफ साहब आए और उनके लिए कोई और कानून हो, और जरदार गुल आए उनके लिए कोई और कानून हो। आप कह रहे हैं कि पहले इस नुक्ते पर भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट से कहा जाए कि सरेंडर किए बगैर अपील फिक्स तो करें? जी, इस पे जाया जा सकता है, जाएंगे, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है मेरी नज़र में, और इस पे हम अपील का हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है इसके ऊपर और डायरेक्ट कर सकता है हाई कोर्ट को कि आप पहले सुने और फिर ये फैसला करें सरेंडर का। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मामला है, उनकी पहले भी एक केस में बरियत हो गई, 2 केसेस में अभी बरियत हो गई है। अब इस पैटर्न पर लगता है लाहौर के बाकी केसेस से भी उनकी बरियत हो जाएगी। फिर सवाल पैदा होगा कि उन्होंने 2 साल की सजा क्यों काटी? अगर आज अदालत कह रही है कि नहीं वो तो जुर्म में शामिल ही नहीं थे, तो फिर उनको जेल में बंद क्यों रखा गया? फिर वो जो जमानत का कानून है वो क्यों उस पर अमल नहीं किया गया कि पहले आप जमानत दे दें, जमानत के बाद अगर वो शख्स गिल्टी पर करार पाए तो उठाकर जेल में डाल दें, लेकिन अगर गिल्टी ना हो तो कम से कम वो 2 साल नाहक सजा तो ना काटे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने किस जुर्म की सजा काटी, ये सवाल अपनी जगह पर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर मैं बात करता हूँ।
आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहा था। कुछ अर्सा पहले उनको एक अदालत ने करार दिया कि ये अदालत सेटिस्फाइड है कि वो 9 मई के दिन लाहौर में मौजूद नहीं थे, कराची में मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस लाहौर में साबित नहीं हुई, उनको बरी कर दिया गया। जाहिर है लाहौर में उन पर और भी मुकदमात हैं। शादमान में जलाओ घेराव का मुकदमा जिस पर आज फैसला आया है, इसी तरह से बेकरी के बाहर मामला, फिर इसी तरह से उन पर एक मुकदमा मॉडल टाउन में नून लीग का दफ्तर जलाने का है, फिर मुगलपुरा में गाड़ी जलाने का है, फिर जमान पार्क में जलाओ घेराव का है। ये सारे मुकदमे शाह महमूद कुरैशी पे हैं। 3 में अब वो बरी हो गए, उन पर एविडेंस नहीं मिल रहा कि वो लाहौर में है। तो जाहिर है ये जो फैसले हैं उनके लिए राह एक मिसाल बन जाएंगे एक आगले वाले केसेस में भी कि वो लाहौर में उनको बरियत हो जाएगी। ऐसे में फिर सवाल ये पैदा होगा, इरशाद भट्टी साहब मैं छोड़ गया था ब्रेक पर जाने से पहले, कि फिर शाह महमूद कुरैशी ने किस जुर्म की सजा काटी। इस पर तो फिर अदालत का जो सही तरीक़ाकार जो मंतिक है वो तो ये होना चाहिए था कि पहले दिन उनको जमानत मिल जाती और कहा जाता कि अगर आप गिल्टी करार पाए, अगर आपके खिलाफ फैसला आया तो फिर आपको उठा के गिरफ्तार हम कर लेंगे, वरना आप नाक जेल कोई ना काटे। जमानत का कानून तो इसीलिए होता है। इसका एक सियासी जवाब तो ये है कि कल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी यही हो रहा था, और हो सकता है, मुझे याद नहीं पड़ता कि उस वक़्त हम सारे इसको डिफेंड कर रहे हों कि ठीक हो रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा था। कल भी गलत हो रहा था, आज भी गलत हो रहा है। जब राना सनाउल्लाह को उठा, हाँ, राना सनाउल्लाह ने 6 महीने किया। आप बिल्कुल ठीक है, आप जुर्म किया है तो जुर्म पहले उसे अरेस्ट करें, उस ज़रूरी चीज़ें करें, फिर उसे छोड़ दें बेल पे, बेल में सहूलत पैदा करें और कहें कि आप जा नहीं सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। पूरी दुनिया में मुअज़्ज़म मुआशरों में होता है, लेकिन ये उन मुआशरों में होता है जहाँ सियासी इंतकाम नहीं लिया जाता, जहाँ पसंद नापसंद पे लोगों को मुकदमों में नहीं डाला जाता, जहाँ फिक्स नहीं करना होता, जहाँ आपने खौफ और डर नहीं पैदा करना होता, जहाँ आपने राई का पहाड़ नहीं बनाना होता। अब दुनिया का कोई शाह महमूद कुरैशी का बदतरीन मुखालफ, परवेज़ इलाही साहब का बदतरीन मुखालफ, दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों वाहिद बंदे थे जो उन लोगों में शुमार होते थे जो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या पीटीआई के दरमियान चीज़ें सेटल डाउन हो। परवेज़ इलाही साहब का बयान आपके सामने है बिल्कुल कि आप एहसान फरामोशी ना करें, ना लड़ें, उन पे भी मुकदमे हैं 9 मई। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी एहलिया के पास कराची में थे, बीमार थी वो उनमें। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे बंदे को मैं हैरान होता हूँ कि हथकड़ियाँ लगा के, बुजुर्ग आदमी है, या तो आप सारों को हथकड़ियाँ लगाएं, सारों के मुंह पे काला कपड़ा डालें, A to Z। क्यों नहीं लगी हथकड़ी नवाज शरीफ साहब को, क्यों नहीं लगी शहबाज शरीफ साहब को, क्यों नहीं लगी आसिफ अली जरदारी साहब को, और अगर नहीं लगी तो इनको क्यों लगी है? और अगर उस केस में लगी है जो केस ही इन पर नहीं बनता तो फिर कितना? अब मुझे बताएं 2 साल कौन लाएगा? ये राना साहब बैठे हैं, यही सवाल उठाते थे मुस्लिम लीग वाले इमरान खान दौर में कि राना सनाउल्लाह के 6 महीने कौन लाएगा, फलां के 3 महीने कौन लाएगा। एक तो हमारा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सच्चे होते हैं। मैं आज भी हुदैबिया, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, एवन फील्ड, सरे महल, नेकलेस, 1100 अरब के जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी स्कैंडल, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, ये खूह खाते चले गए। आप इनके मेरिट पे फैसले करते, हम भी चुप हो जाते, लेकिन आपने एक वक्त में बनाए, केस ठीक थे, और फिर उसके बाद वो खत्म कर दिए। जितने शवाहिद इन केसेस में आज तक मौजूद हैं, इतने शवाहिद शायद और किसी केस में पाकिस्तान सर मोस्ट डॉक्यूमेंटेड केस 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी स्कैंडल, सर मोस्ट। हुदैबिया वाला किस टेक्निकल बुनियादों पे छूट गए ना, तो बुनियादी तौर पे इशू है। ये केस दुनिया के किसी मुल्क में भी होते तो आप देखते कि कोई भी मुल्क के जज होते, कोई भी होते, मुंह छुपाते फिरते। लेकिन बात ये फिर वही आ गई है, दायरों का सफ़र है भाई, इसको रोको। इसमें नफ़रतें बढ़ रही हैं। आपका खैबर पख्तूनख्वा, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ शाम के बाद ना हुकूमत होती, ना हुकूमती रिट होती है। अली मीन गंडेपुर का डेरा इस्माइल खान की हालत देख लें। आपका बलूचिस्तान जो है बारूद के ढेर पर है। आपके जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं और रोज़ वो जान के नजराने पेश कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? कि ये हमारे इस नफ़रतों की वजह से, जो हम इधर नफ़रतों का खेल जारी है, जो हम एक दूसरे से लड़ाई का खेल जारी। माफ़ कर दो यार। यानी अब आपने 9 मई हुआ, शर्मनाक दिन था, उसकी सज़ाएं हुई, ठीक। अब आगे तो बढ़ें, आगे थोड़ा सा बढ़ें और ये तो करें। अब मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह का अगर वो गलत केस था तो 6 महीने उनकी ज़िंदगी में कौन वापस लाएगा? चाहिए। और अगर शाह महमूद कुरैशी का गलत केस है जिसकी सारी गवाही देते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमती लोग कहते हैं कि यार उनका शाह जी का तो तल्लक ही कोई नहीं था, तो अगर उनका तल्लक नहीं था तो उनको क्यों रखा हुआ है?
तो ये वो दायरों का सफ़र है जो आज राणा साहब एंड कंपनी और इन सारों को सोचना होगा कि आज ये हुकूमत में हैं, कल हुकूमत में नहीं हो सकते, कल दोबारा ये अपोजिशन में हो सकते हैं। और ये तो कुदरत का असूल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो कुएं गड्ढे खोदोगे उसमें गिरोगे, जो बीजोगे वो काटोगे। कल वाले आज काट रहे हैं, आज वाले कल काटेंगे। ठीक है, तो लिहाजा मुल्क पे रहम करें। ये इस सफर को हम अभी तो एक मिसाल दे रहे हैं ना शाह महमूद कुरैशी की, और दूसरी जो है वो अब इमरान खान साहब का एक जिस केस में वो अंदर हैं 190 मिलियन पाउंड वाला, उसकी सजा मुअत्तली की दरखास्त फिक्स ही नहीं हो रही। एक आध हेयरिंग हुई है और उसमें भी टाइम मांग लिया, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी मुझे तो अभी अपॉइंट किया गया, एक फिक्स हुई तो उसमें जज साहब छुट्टी पर चले गए। तो अभी तक कोई एक भी एक्चुअल मीनिंग में कोई नहीं हो सकी सजा मुअत्तली की दरखास्त। तो यही केस जो है वो उनके साथ भी चल रहा है। नहीं देखिए, बात ये कि ये जो सवाल आपने उठाया बड़ा अहम सवाल है, और इसमें अगर देखा जाए टेक्निकली तौर पे तो प्रोसिक्यूशन केस बनाती है और अदालत जो है उस बेसिस पे केस के मेरिट्स के ऊपर फैसला करती है कि इस जो मुल्ज़िम है उसको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। तो ये प्रोगेटिव तो अदालत का है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तारीख निकाल के देखें तो उस तरह तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सज़ा काटी है तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने काटी है। किसने बनाए थे उनके खिलाफ? नहीं, जिसने भी बनाए थे, आप सियासत में वही कह रहा हूँ ना, ये तो ऑब्वियसली जो भी सियासी जमातें एक दूसरे ने केसेस बनाए वो हमारे टाइम पे नहीं चले तो किसी और के टाइम पे चले, डिक्टेटर के टाइम पे चले। मियाँ नवाज शरीफ ने जेल काटी, शहबाज शरीफ ने जेल काटी, हमजा शहबाज ने 2 साल से ऊपर काटी, साद रफ़ीक, खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सब ने जेलें काटी और फिर उनको जो है वो कोई सजाएं नहीं हुई। और फिर उन्होंने, और किसका टाइम जो है वो वापस होगा? किसी का भी टाइम वापस नहीं होगा। और देखें ये जो बहस इन्होंने हुदैबिया की और फलानी ढमकानी सारी की, एक दायरे में चलते रहेंगे ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, साथ भी यही हुआ था, बस इनके साथ मैं उसी तरफ आ रहा हूं। और ये जो इन्होंने सारी हुदैबिया की बात की, देखें जब अदालत के इफ यू आर नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट तो आप जो है बाइज्जत बरी हुए हैं। और फिर ये कहना कि जी वो केस में मेरिट था लेकिन वो फलाना, फिर तो ये तज्जिए है ना। तो आज अगर शाह महमूद कुरैशी को जिन केसेस में बरियत मिल गई है तो ही इज़ नॉट गिल्टी इन दैम, और वो जो उन्होंने सज़ा काटी है अगर उन केसेस में काटी है तो फिर गलत काटी है। और जाहिर सी बात है ये सवाल उठता है कि फिर क्यों नहीं उनको बेल मिली, या उससे पहले जो दर्जनों लीडर्स और बड़े सीनियर वज़ीर आज़म मुल्क के जो रह चुके हैं, पर्चे होना ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। नहीं देखें, बात ये 9 मई एक हकीकत थी और उसके अंदर पीटीआई एज अ जमात मुलव्वस थी, ये तो सबको पता है, सबने देखा है, क्योंकि वो यक वक्त आप 12 शहरों के अंदर 1 दर्जन शहरों में 1 दर्जन तनसीबात पे ऊपर यक वक्त आप हमला आवर हुए। हाँ। और छुपे हुए जहां बिल्डिंग थी वहां भी हुए। फिर भी आप तो दायरा जब गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास कुछ बुनियादी शवाहिद मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे ही गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। नहीं, लेकिन बीच में कहीं कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो गई ना शायद। नहीं, बहुत सारे बयानात मौजूद थे ना, बहुत सारी चीजें मौजूद थे। ये एक दिन का तो मामला नहीं था, उससे 6 महीने पहले आपने अवाम में इश्तिहार डाला और सब कुछ किया और उसके नतीजे में आया। तो आई एम श्योर प्रोसिक्यूशन के पास जो है सब्सटैंशियल एविडेंस थी जिसकी बेसिस पे केसेस बने, लेकिन एंड में वो प्रूव नहीं हुए। तो अब उनको बरियत मिल गई। तो डेफिनेटली अगर इसका जो है, अगर आपने लीगल सिस्टम को बेहतर करना है तो उसके लिए तो सबको इकट्ठा बैठ के 27वीं तरमीम ले आते हैं तो वो उसको और बेहतर कर लेते हैं। आपकी भी ख्वाहिश और सारे जो सवाल पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से 27वीं इस मुद्दे पे कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। अब 27वीं तरमीम का जो मामला है, इसमें जो चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, वो उसमें एक तो जो अभी जिस पर तैयारी हो रही है, जो सोर्सेस है, और आज इसमें एक डॉन पर रिपोर्ट भी छपी हुई है, उसमें कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया में मजीद इस्लाहात बारे नून लीग और कानूनी हलकों में मुशावरत जारी है। 27वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया के ढांचे और काम करने के अंदाज में मजीद इस्लाहात की जा सकती हैं। 27वीं आईनी तरमीम में आला अदलिया के हवाले से मरकजी चीज़ वफाकी आईनी अदालत का क़याम होगा। सीनियोरिटी मामले पर इबहाम के खात्मे के लिए मुजवज़ा तरमीम में जजेस की सीनियोरिटी के मामले को भी एड्रेस किया जाएगा। तरमीम करके सीनियोरिटी का तयन जजेस के तकर्रुर की तारीख से किया जाएगा। तरमीम के तहत आला अदलिया के जजों की रिटायरमेंट उम्र में तौसीक़ का भी इम्कान है और मुजवज़ा 27वीं तरमीम के तहत हाई कोर्ट जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र करना ज़ेर गौर है। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, तो फिर क्या ये जो आज हम निज़ाम इंसाफ में खामियां देख रहे हैं ये तो दूर हो जाएंगी ना इस तरमीम से, या नहीं होंगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं वापस आता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। 27वीं तरमीम का मैं जिक्र कर रहा था और मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी कि मुमकिन तौर पर ये चीज़ें ज़ेर गौर है। ये अगर 27वीं तरमीम इन निकात पर हो जाती है जो मैंने भी बात की, तो आपके ख्याल में ये निज़ाम इंसाफ की खामियां जो है ये दूर हो जाएंगी? अब देखिए जी, ये जो अगर ये पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मैं हुकूमत से सुन रहा हूँ वो तो डिनाई करते हैं कि हम कोई ऐसी तरमीम नहीं लेके आ रहे, लेकिन बहरहाल न्यूज़ में भी आया है और मुझे कुछ इल्म या कुछ इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि शायद ये कुछ हद तक जजेस की जो एजेस हैं, जो उनकी बल्कि पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिस्टम, उसकी एजेस जो है रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन जो आपने जिक्र किया जिस किस्म की तरामीम है, ये तरामीम सारी की सारी जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए हैं। ये कोई निज़ाम अज़म इंसाफ को कोई बेहतर करने की नहीं है मेरी नज़र में। हमेशा से अगर आप तारीख देखें तो एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो सर ऐसा कौन सा कंट्रोल है जो मतलब चाहिए हुकूमत को जो इस तरमीम से हो जाएगा? जब भी अगर आप तारीख देखें तो तारीख में तो यही, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो चाहे वो मार्शल लॉ की हुकूमत हो, जब से जस्टिस मुनीर साहब की तकर्री की थी, उनको सीनियरिटी प्रिंसिपल छोड़ के उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था, और उसके बाद वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस और 200 केस और वो सारा हुआ था, और उसके बाद फिर वो नुसरत भुट्टो केस हुआ था, और उसके बाद बड़ी तारीख है। नहीं, मगर मेरा सवाल वैसे साहब ये है, चले मैं और मजीद वाजे करके पूछ लेता हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद ऐसा क्या मसला हुकूमत को दरपेश है जो उन्हें लगता है कि 27वीं तरमीम हो गई तो नहीं रहेगा? जी, मेरी नज़र में कोई अब मजीद तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि अगर इस तरह की तरामीम आ रही हैं तो मेरा ख्याल है ये इससे सिर्फ और कंट्रोल बढ़ाने की बात है। ये कोई इसमें मेजर इंसाफ के जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए तो कोई मुझे तजावीज़ नहीं नज़र आ रही जो आपने भी जिक्र किया। इसलिए मेरा ख्याल है 27वीं तरमीम की मैं अगर हुकूमत में बैठा हूँ तो मुझे तो कोई ज़रूरत ना हो। सही है सर, एक दो सियासी सवाल करके मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ये बता दीजिए कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने पैगाम भिजवाया इमरान खान को कि ये इलेक्शन के बॉयकॉट वाले फैसले पर ना जाएं, हल्का खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसका सियासी तौर पर नुकसान होता है, इलेक्शन लड़ना चाहिए, भले हार जाएं, और चाहे उसमें समड़ियाल की तरह जैसे पीटीआई का दावा है कि धांधली हुई थी, कुछ भी हो लेकिन इलेक्शन लड़ना चाहिए। पार्टी में क्या चीज़ गौर है? जी देखिए, मेरे ख्याल से जो तजवीज़ है बिल्कुल सही बात है। एक सियासी जमात के तौर पे मुश्किलात ज़रूर हैं, धांधली भी हो रही है इलेक्शन में, लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ सकते। अगर आपने मैदान छोड़ा तो फिर आप किसी और को इजाज़त देते हैं कि वो जो खला आपने छोड़ी, जो मैदान आपने छोड़ा, उसमें वो आके कूद जाएगा और कल को वो अपना उसमें एक मुकाम बना लेगा। तो ये सियासत ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हर वक्त सियासत ही के मैदान में रहना चाहिए, आप छोड़ के बाहर नहीं बैठ सकते। आप अगर बाहर बैठेंगे तो आपकी पार्टी को और आपकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फैसला एक इमरान खान साहब ने करना है, और जब वो करेंगे फाइनल फैसला अपना उस पर, तो फिर अमल दरामद तो होगा। लेकिन बहरहाल अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मेरी नज़र में ये जो आया है इस वक्त बयान, इसके ऊपर काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि ऐसा ही होना चाहिए कि आप मैदान ना छोड़ें और ज़रूर सियासत में हिस्सा। बिल्कुल सही है। आपके ख्याल में इरशाद भट्टी साहब, मैदान खाली छोड़ना चाहिए पीटीआई को, ये सही फैसला है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहरहाल हामी भी है कि हाँ इन हालात में इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा क्या है, पता है रिजल्ट क्या आएगा, और पहले कौन सा जो पार्लियामेंटेरियंस अब अपना को रोल प्ले कर रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा बनने का फ़ायदा ही क्या है, या फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए? अच्छा, इससे पहले दो बातें। अब एक पहली बात तो यह है कि जस्टिस मुनीर साहब को अब मज़ीद बदनाम ना करें, बड़े मासूम लगते हैं अब तो।
अब तो लगते हैं कि वो बड़े मासूम थे, वो बड़े अच्छे जज थे, बड़े कमाल के जज थे। अगर पिछले 4-5 सालों उनकी जगह में आपके ख्याल में किसका नाम अब? नहीं, काजी साहब, काजी फायज ईसा साहब तो सबसे ऊपर है ना, लेकिन बाकी छोड़ दीजिए। अब तो जगह जगह है, कदम कदम पे। एक बार मुनीर साहब को लेके ऐसे रो रहे हैं, मुनीर साहब को बख्श दें, मुनीर साहब तो बहुत अच्छे आदमी थे। सही है। एक और एहतजाज आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को। अभी कुछ दिन पहले भी एहतजाज हुआ है, तो क्या हुकूमत इस एहतजाज के लिए तैयार है? नहीं, 14 अगस्त को एहतजाज की तो इजाज़त मैं समझता हूँ, पर्सनल लेवल पे भी मैं समझता हूँ नहीं देनी चाहिए। 14 अगस्त तो जश्न आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। उस दिन अगर कोई एहतजाज करे, कुछ सड़कें ब्लॉक करे या कोई जो है बदमज़गी फैलाने की कोशिश करे, तो उसको तो इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो एहतजाज हुआ है, तो मैं तो 5 अगस्त को जो एहतजाज हुआ है उसमें भी आप देखें सड़कें ब्लॉक नहीं हुई, बदमज़गी नहीं हुई किसी को, लेकिन उसके लिए बहुत परेशानी थी, हुकूमत ने बड़ी पकड़ धकड़ की है। अगर इस तरह का कोई एहतजाज हो रहा है तो क्या हुकूमत को परेशान होना चाहिए? देखिए 14 अगस्त को पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि वो आज़ादी का दिन है, वैसे ही सब लोग जश्न मना रहे हो, लेकिन उस दिन अगर आप कोई एहतजाजी रैलियां निकालें तो उसकी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने गलत दिन हमेशा की तरह ये रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं और एक गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। इनको ये दिन नहीं चूज करना चाहिए, ये 15 अगस्त को एहतजाज कर लें। वैसे 15 अगस्त को राना साहब ने एक दिन कह रहे होना कि ये तो भारत के साथ मिल गए यौम आज़ादी, 16 को कह रहे होना कि नहीं फलाएं, 17 को ज़िया-उल-हक साहब फौत हो गए, 18 को फलाना हो गया। नहीं 14 अगस्त को नहीं बनता ना यार, जश्न आज़ादी वाले दिन तो नहीं बनता। जी बैरिस्टर साहब, क्या हो रहा है 14 अगस्त के एहतजाज में? क्या पार्टी प्लान कर रही है फिर से उसी तरह से जैसे 5 अगस्त को हुआ है या कुछ मुख्तलिफ है उससे? ये देखिए, मेरा ख्याल है 14 अगस्त का जो एक जश्न है, वो जश्न का मकसद ये होता है कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और जो हमारे आइन ने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं लोगों को, हर पाकिस्तानी को, उनके हकूक़, उनके वक़ार, उनकी मसावात के जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, उसका जश्न मनाते हैं हम कि हम आज़ाद। तो जो एहतजाज है वो उसके साथ बिल्कुल मुंसलिक है, बिल्कुल उसके साथ मनाया जश्न के साथ एहतजाज हम ये कर सकते हैं कि ये सारे हकूक़ जो हैं वो मिलने। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें ये कहना कि 14 अगस्त को आप नहीं करें, हमारा कौन सा हमने तोड़ फोड़ करनी है, हम भी तो जश्न के साथ ही एहतजाज को शामिल कर रहे हैं। और हम ये एहतजाज ये कर रहे हैं कि जो जिस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है वो हर पाकिस्तानी को मैसर होना चाहिए, चाहे वो अक़लियत का हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, चाहे किसी भी अक़ीदे का हो, हर पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की ताकत है। और हम उस चीज़ का जश्न और हम एहतजाज ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो आइन हमारा कहता है, जो कायदे आज़म ने कहा था, वो हमें नहीं अगर मिल रहा। मैं इसका जवाब हल्का सा यही दूंगा कि आइन ने और कायदे आज़म ने 9 मई का नहीं कहा था, और ये हिस्सा नहीं था कि रेड लाइन जो है वो खान होगा और खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और अगर उसी बेसिस पे आपने एहतजाज करना है तो मैं तो इसके हक़ में कतई तौर पे नहीं हूँ। देखें, एक वो भी वक्त था जब हमारे 2 दर्जन लीडर जो थे वो जेल के अंदर थे, और तब भी 14 अगस्त हमने गुजारा था। हमने जो है वो 14 अगस्त के अंदर एहतजाज नहीं किया था। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, बच्चों को हमें यही देना चाहिए कि इस वक्त हम जो भी हमारी सियासी सूरत हाल है हम इस जश्न को मनाएं, रादर हम एक अपनी पार्टी लाइन टो करके तकसीम जो है वो। बट साहब, आपका एक बड़ा मौक़िफ़ रहा है कि जी पीटीआई ने अपने कारकुनों को थका दिया है एहतजाजों में, और बहुत ज़्यादा एहतजाज एक वक्त में पीटीआई तो खैर काफ़ी गैप के बाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त का एहतजाज आपके ख्याल में होना चाहिए? बहुत ही कम गैप के साथ, यानी 5 का हुआ, फिर 14 को, और फिर इस तारीख को होना। मुझे याद है 2018 के इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन के इसके बाद के बाहर पहला अपोजिशन का मौलाना साहब की सरबराही में एक रैली, एहतजाज या जो भी था उस वक्त इलेक्शन कमीशन, इसी के बाद शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंच सके क्योंकि फ़्लाइट नहीं आ रही थी, हालांकि उस दिन 21 फ़्लाइटें आई थी, कमर की दर्द थी, खैर नहीं पहुंच पाए। तो उस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। हमने उस दिन भी उनको कहा कि ये ठीक है एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त तो मनाना चाहिए। 14 अगस्त बिल्कुल मनाना चाहिए। 14 अगस्त हमारा दिन है। 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त था एहतजाज, 14 अगस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन तब बदलते हैं अगर इसको हकायक, ज़मीनी हकायक के देखें तो कोई बैरूनी इमदाद आ जाती,
या कोई बैरूनी दबाव होता वो नहीं हुआ, लाखों लोग निकल आते वो नहीं हुआ, तो फिर 14 अगस्त को क्या अदालतें रिलीफ देती वो नहीं हुआ, मुज़ाकरात होते वो नहीं हुआ। सही, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।